रेजोल्यूशन हमारे पार्टनरशिप के सबसे आखिरी चैप्टर पर हम लोग फोकस कर रहे हैं अब। और ये चैप्टर आपको बताता है कि किस तरह से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है उसकी जगह एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये तो बहुत ही वेग सा थियोरेटिकल एक्सप्रेशन है। आई विल नॉट स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम पहले अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे इसके थियोरेटिकल पोर्शन पे, और जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, अपने नोट्स खोल लेंगे आप जल्दी से। और आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा यहाँ पर, क्या ऑनलाइन में दिस डॉक्यूमेंट इज विजिबल टू एवरीबडी? प्लीज टेल मी, दिख रहा है ये? बताइए, क्या ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको? एनीबडी ऑनलाइन रेस्पॉन्ड? ऑनलाइन में कोई मुझे बताएगा, इज दिस डॉक्यूमेंट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। यस सर। सेक्शन 37 आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। सेक्शन 37 के बाद 39 एक सेक्शन और हमारे पास आ जाता है। सेक्शन 39 बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है व्हाट इज डिसोल्यूशन। जरा समझना, लोगों के दिमाग में ना जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता तब भी नहीं समझ में आता कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है। क्या कोई बता सकता है? आप तो चैप्टर पढ़ चुके हैं अपने स्कूल में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है? हाँ, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, कोई और? फॉर्म डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, और पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होने का क्या मतलब है? देखिए समझिए, ए बी सी तीनों पार्टनर थे। तीनों ने मिलकर क्या कर दिया? तीनों ने मिलकर क्या कर दिया? डिसाइड करा कि अब हम पार्टनरशिप फर्म को नहीं चलाएंगे, हम बिजनेस को बंद करेंगे। ठीक है। या फिर ए बी सी पार्टनर थे, उनकी रेशो 5:3:2 थी। दे डिसाइडेड कि चलो रेशो 2:2:1 कर लेते हैं। नाउ जब हम रेशो को बदल लेते हैं, एग्जिस्टिंग रेशो को बदल देते हैं, तो पुरानी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट गेट्स एन कम्स टू एन एंड, और आप नया एग्रीमेंट बनाते हैं एबीसी के बीच में 2:1 की रेशो में। उसे कहते हैं हम लोग क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स। इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। एबीसी पार्टनर थे, डी फॉर डफर को हमने एडमिट कर लिया। अब क्या हुआ? पुराना एग्रीमेंट अमंग एबीसी कम्स टू एन एंड, और एबीसी डी के बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा। इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है? एडमिशन। ए बी सी पार्टनर थे, सी क्यूटी रिटायर हो गया या वीर गति को प्राप्त हुआ, मर गया, तो एबीसी का एग्रीमेंट खत्म। अब नया एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा? ए और बी के बीच में बनेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन है। क्या बोलते थे इसे? डेथ बोलते थे या रिटायरमेंट बोलते थे, ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ एक बात देखिए आपने, बिजनेस कंटिन्यूज एज यूजुअली, बिजनेस बंद नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर ए बी सी तीनों मिलकर डिसाइड करें कि अब हमारी पार्टनरशिप हो जाएगी खत्म, और जो बिजनेस हम चला रहे थे वो भी हो जाएगा बंद, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो क्या होगा? पार्टनरशिप भी खत्म होगी और बिजनेस भी बंद होगा। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होगी, जो कि नई रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, लेकिन बिजनेस एज यूजुअली चलेगा। उसको हम थियोरेटिकली जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास का फोकस थियोरेटिकल कंसेप्ट पर रहेगा। चुनिंदा क्वेश्चन चुन चुन के निकल कर आते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज लगा रखी है बिल्कुल, और एनसीईआरटी से थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करी मैंने इसे। सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। जब ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म बोलेंगे तब है डिसोल्यूशन, तब बिजनेस बंद होगा। ठीक है भाई, देखो एबीसी पार्टनर थे, डी चला गया, तो डिसोल्यूशन ऑफ डी तो हुआ सिर्फ, एबीसी तो चल रहे हैं आपके। वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है। is called dissolution of the firm. In other words, it is breaking of और डिसकंटिन्यूस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। भाई रिलेशनशिप अगर आप सिर्फ डी के साथ ब्रेक कर रहे हो तो वो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। लेकिन जब पार्टनर सारे के सारे पार्टनर चारों पांचों मिलके क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब नो मोर बिजनेस, नो मोर पार्टनरशिप, तब वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। बिजनेस बंद होता है। ऐसे में क्या होगा? बुक्स क्लोज करी जाएंगी, एसेट्स का ऑक्शन होगा, बिकेगी वो, और लायबिलिटी को पे कर दिया जाएगा। सब कुछ क्लोज करके आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी होती, आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा, और क्या बनाना होगा? कैश या बैंक अकाउंट बनाना होगा। नो बैलेंस शीट इज टू बी डन। अब एक बात समझेंगे, इस चैप्टर में भी ना एडजस्टमेंट्स होती हैं।
मैं एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं, देन आई विल मूव टू द थ्योरेटिकल, उठा के करना, देन आई विल मूव टू द थ्योरेटिकल पार्ट। जरा एक बात समझना, हमने बोला क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट ₹10,000 और क्रेडिटर थे 15,000 के, तो रिटायरमेंट के केस में क्या करेंगे बताइए? क्रेडिटर्स, देखिए ध्यान से समझना, छोटी सी चीज और डिफरेंस देखिएगा, क्या फर्क होता है डिसोल्यूशन में और क्या फर्क होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में। हमने बोला क्रेडिटर्स 20,000 के थे, क्वेश्चन है टू बी सेटल्ड एट ₹17,000, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, क्या हो जाएगी आपकी एंट्री? क्या बनेगी आपकी एंट्री? बनेगी क्या? क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से? 3,000 से, 3,000 से, गॉट इट? लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होगा पता है? कुछ नहीं, डिसोल्यूशन में कोई रिवैल्यूएशन रिलेशन कुछ नहीं, डिसोल्यूशन में कोई फायदा कुछ नहीं। डिसोल्यूशन में सीधी एंट्री क्या होगी? क्या होगी पता है एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 17,000 से, 17,000, सीधा पेमेंट होनी है, कोई फायदा नुकसान नहीं देखना भाई। क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट ₹17,000, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में ये ट्रीटमेंट होता है। और नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने का दिखेगा? 17,000 का दिखेगा। अब जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी, उसमें क्रेडिटर कितने का दिखेगा? क्रेडिटर दैट विल बी शोन एज 17,000। लेकिन डिसोल्यूशन में कोई पंगा नहीं, डिसोल्यूशन में टू बी सेटल्ड या सेटल्ड दोनों का मतलब एक है, पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी। डिसोल्यूशन में कोई रिवैल्यूएशन, कोई बैलेंस कुछ नहीं, इसीलिए। अच्छा, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, यहाँ ओल्ड गुडविल क्या है? ठेंगा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, जो बिजनेस बंद हो रहा है उसकी गुडविल की तो कोई औकात ही नहीं है। गुडविल विल बी ट्रीटेड एज अ टेम्पररी ऑर्डिनरी एसेट्स, कोई राइट ऑफ कुछ नहीं करना उसमें, कोई वैल्यूड गुडविल नहीं होगी। क्यों? बिजनेस बंद हो रहा है, कहाँ की वैल्यूड गुडविल है भाई इसमें? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखो, हम चेंज इन पीएसआर पढ़ के आए, एडमिशन पढ़ के आए, रिटायरमेंट पढ़ के आए, डेथ पढ़ के आए, भारी भारी चैप्टर पढ़ के आए, यहाँ भी वही आदत चलती है। लेकिन यहाँ डिसोल्यूशन है, ठीक है? क्या हो चुका है? बिजनेस बंद हो चुका है, शरीर मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं हम, ये है डिसोल्यूशन। और वहां क्या होता है? बिजनेस विल थ्राइव, बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल सस्टेन। तो हम नई बैलेंस शीट भी बनाते हैं, सब कुछ नया करते हैं, यहाँ नहीं करते ऐसा, यहाँ खत्म करना होता है, ठीक है? चलो थ्योरी पे दोबारा चलते हैं जरा, और देखें कि आगे क्या कहता है चैप्टर हमारा फर्दर। अच्छा, breaking or discontinuance of relationship between all the partners which is termed as dissolution of partnership firm, ये एनसीईआरटी की लाइन है, समझ लीजिए आप। This brings to an end of the existing firm. No business is transacted after dissolution except the activities relating to the closure of the firms, as the affair of the firm to be wound up by selling firm's assets and paying liabilities and discharging the claims of the partners. अब हमें क्या करना पड़ता है? सारी बिजनेस की एक्टिविटी बंद हो जाती है, हमें अपनी एसेट्स को क्या करना होता है? बेचना होता है, रियलाइज करना होता है, रियलाइज मतलब बेचना है, और लायबिलिटी को क्या करना है? पे ऑफ करना है। अब लायबिलिटी को पे ऑफ कैसे करेंगे? एसेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा वो किस तरह से, किस ऑर्डर में जाएगा, वो सारा ऑर्डर आगे मेंशन है। तो चलो समझते हैं डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो देखते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किस तरह से डिफरेंस लेके चलता है, देखिए। ब्रेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ए बी सी डी पार्टनर थे, डी चला गया, डी का रिलेशनशिप डिसकंटिन्यू हो गया, एबीसी विल कंटिन्यू एज अ पार्टनरशिप, क्या कहलाएगा ये? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर इज व्हाट? टर्मिनेटेड, रिकॉन्स्टिट्यूटेड और चेंज हो गया, ठीक है जी? आगे चलते हैं। हाँ, डेथ में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, तो डेथ भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एबीसी थे, डी चला गया, एबीसी ने अपना रेशो बदल लिया और रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया अपने आप को, बिजनेस तो चला ना। अगर डेथ में बिजनेस बंद हो जाता तो फिर हम डिसोल्यूशन पढ़ते ना। और आगे चलते हैं। इन सच अ सिचुएशन, while the existing partnership is dissolved, the firm may continue under the same name if the partners so decide. In other words,
इट रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बट नॉट दैट ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे कैसे हो सकता है, नीचे आपके सामने आ रखा है। चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग अमंग पार्टनर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, फर्म नहीं है ये। नंबर दो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्या चीज है ये, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। भाई जो इंसॉल्वेंट हो गया, अब क्या है, वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, जब तक इंसॉल्वेंसी खत्म नहीं होती उसकी, तो वो तो वैसे ही हट जाएगा बिजनेस से, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। आगे, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच बिजनेस, फॉर विच पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करी थी। जैसे हमने बोला कि पार्टनरशिप फर्म ने 4 महीने के लिए या 4 साल के लिए, 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली खत्म, फिर आपको नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, पर बिजनेस तो चलेगा ना। अरे बेटा, बचपन में पढ़ा था ना, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पीरियड वाली पार्टनरशिप होती थी, टाइम लिमिट वाली पार्टनरशिप थी। सुनो, हम लोग क्या करते हैं, ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं मान लो हेड ठेकेदार हूं, आप लोग क्या है, छोटे छोटे ठेकेदार हैं। मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने सबके साथ मिलकर कर लिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल में खत्म करना है। ठीक है, 4 साल कॉन्ट्रैक्ट चलाया, 4 साल बाद लगा कि उसे एक्सटेंड करना, वरना बंद कर दिया बिजनेस। लेकिन मैंने अपनी ठेकेदारी, तुमने अपनी ठेकेदारी छोड़ी क्या, नहीं ना। इस तरह से बोल रहे हैं, फर्म थोड़ी बंद हो रही है भाई। आज पार्टनर एबीसी थे, कल एफजी की एच हो जाएंगे, पीक्यूआर हो जाएंगे, ऐसा चलता है। अमल कमीशन जो होता है बेटा, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अमल कमीशन में ए बी सी डी और पी क्यू आर एस मिलके नया पार्टनरशिप बनता है, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अमल कमीशन का मतलब, अच्छा सुनो, क्या हम कोलैबोरेशन बिजनेस बंद करने के लिए करेंगे। मानिक, ठीक है, प्रणय के साथ बोलता है चल ब्रो कोलैबोरेशन करते हैं, अपने बिजनेस में आग लगाएंगे। ये कोई कोलैबोरेशन हुआ यार। बिजनेस कोलैबोरेशन बंद करने के लिए थोड़ी होता है। कोलैबोरेशन तो हम किस लिए करते हैं, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए करते हैं ना। तो आगे चलें थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला पार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब जरा देख लीजिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कि बिजनेस बंद होने के साथ साथ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं आपकी। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में टेक प्लेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोल रहे हैं या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बेटा, एक छोटी सी बात का फर्क समझना, सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोले हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, और सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोले तो बिजनेस भी बंद है और सब कुछ बंद है। रीजन समझिए क्या होता है, आपने देखा होगा ना, पार्टनरशिप डीड में होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप। क्या ऑब्जेक्टिव है, वी विल रन अ बिजनेस। तो जब बिजनेस ही बंद हो गया तो क्या होगा, पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर कि कौन कौन सी सिचुएशन है जहां डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। दो कैटेगरी में पढ़ेंगे इसे, विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट, कोर्ट किसको बोलेंगे भाई, न्यायालय, ठीक है, लीगल। सेक्शन 40 याद है, सेक्शन 39 से शुरुआत हुई, सेक्शन 40, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर ने मिलकर कंसेंट करी, चलो कल से बिजनेस बंद, तो बिजनेस बंद और पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड। भाई जिस काम के लिए आपने पार्टनरशिप करी थी वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा, तो पार्टनरशिप तो अपने आप खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगा। गॉट इट। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि 4 साल बाद क्या होने वाला है, हमारा बिजनेस बंद और हमारी पार्टनरशिप भी खत्म। ये है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, पार्टनर ने आपस में डिसाइड करा और खत्म कर दिया बिजनेस। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, समझिए क्या होने वाला है, कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जब हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस क्या हो जाएगा, कंपल्सरीली बंद हो जाएगा। नंबर वन, व्हेन ऑल all the partners or all but one partner become insolvent, rendering them incompetent to sign a contract। अब जरा समझिए, ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, ए बी सी तीनों हो गए इंसॉल्वेंट। अगर तीनों इंसॉल्वेंट हो गए तो दे लॉस्ट द कैपेसिटी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है
कि आप अपने लीगल राइट किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के, जब तक कि आप रिकवर नहीं करते हैं और कोर्ट डिक्लेयर नहीं करते, तब तक आप सीज कर जाते हैं उस राइट को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक पार्टनर बचेगा ना जो कॉम्पिटेंट है टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, और एक व्यक्ति से तो पार्टनरशिप बनती नहीं है। तो पार्टनरशिप विल कम्स एसेंशियली टू एन एंड, बिजनेस खत्म, बंद हो गया, बिजनेस खत्म होगा। भाई बिजनेस कौन चलाएगा? चार पार्टनर, चार में से तीन इंस्टॉलमेंट हो गए तो बिजनेस कैसे चलेगा बताओ? चल जाएगा? चार पार्टनर्स में से तीन इंस्टॉलमेंट हो गए और एक पार्टनर बचा जो सॉल्वेंट है, वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, बाकी तो सब बाहर हो गए ना। ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ना वो डील कर सकते हैं, ना नेगोशिएट, कुछ नहीं कर सकते। दे लॉस्ट एवरी पॉसिबल लीगल राइट टू गेट एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस खत्म। पार्टनरशिप तो वैसे ही खत्म है, बिजनेस भी खत्म। दूसरा, बेटा तो सोल प्रोवाइडर बनाएगा ना वो, पार्टनरशिप बन के थोड़ी चलाएगा बिजनेस। इसने बोला अकेला बंदा भी तो बिजनेस हमने कहा चला सकते हैं। पीछे तनिष, तुम्हारा बैच नहीं था ना ये, और फिर तुम पड़ोसी से बात कर रहे हो। तुम पूछो क्या पूछ रहे हो। मैंने बोला, क्या बोला वैसे बता, मैंने सुना ही नहीं। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, ठीक है, सुनो ध्यान से। भारत ने क्या किया कि अपने राइस अदर देन बासमती पे क्या लगा दी, एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। और आप देख रहे हैं यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, मिडिल ईस्ट में मारामारी मच गई है भाई। वर्ल्ड के 40% राइस का एक्सपोर्ट कौन करता है? इंडिया करता है, 40%। और बासमती में नहीं मना करा, क्योंकि मासिस हमारे देश में बासमती थोड़ी खाते हैं। बासमती हो रहा है, एक्सपोर्ट करते रहो। बासमती के अलावा जो चावल है उस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है जी। पांडे जी कहते हैं हम तो एक्सपोर्ट करेंगे अभी भी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लगा रखी है कि आप बासमती के अलावा अदर देन बासमती चावल को आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और पांडे जी उसको एक्सपोर्ट करती है, तो पांडे जी का बिजनेस क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा ना। ऐसी कंडीशन में आपका क्या था? आपका राइस एक्सपोर्ट हाउस था, जो बासमती के अलावा जितनी भी वैरायटी थी चावल की वो एक्सपोर्ट करती थी। तो विल योर बिजनेस बी लीगल नाउ फॉर दैट टाइम बिंग, जब तक सरकार ने रोक लगा रखी है? हो गया ना इलीगल। क्या करना पड़ेगा? अगर ये बैन साल भर 2 साल के लिए चलेगा तो क्या होगा फिर बताइए आप? मत करना। तो ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया। लेकिन मान लिया जाए कि आपका किसी एनिमी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और जैसे मान लिया रशिया का यूक्रेन के साथ मान लो क्या था, बिजनेस चलता था, रशियन डीलर था और यूक्रेन परचेजर था। जब वॉर डिक्लेयर हो जाती है ना, तो एनिमी कंट्री के साथ जो भी बिजनेस चलता होता है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर बिजनेस आपका क्या हो गया हो, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? बिजनेस बंद, पार्टनरशिप तो वैसी नहीं चलेगी फिर। ये क्या है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। When some event has taken place which makes it unlawful for the partners to carry out the business of the partnership, when a partner who is a citizen of a country become an alien enemy because of declaration of war with his country and India। वॉर हो गया, मैंने बताया रशिया यूक्रेन की वॉर। ऐसी कंडीशन में भी आपका बिजनेस कंपल्सरी क्या हो जाएगा? आपका बाकी कंट्री के साथ बिजनेस चलेगा, लेकिन उसके साथ आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हमने दो कंडीशन पढ़ी है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअली एग्री हो जाए कंसेंट के साथ, या इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। दूसरी कंडीशन कंपल्सरी थी कब? एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, बिजनेस ही इलीगल हो जाए, या जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं वो एलियन एनिमी डिक्लेयर हो जाए, उनकी कंट्री के साथ हमारी लड़ाई छिड़ जाए, तब हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? कंपल्सरीली। सेक्शन 41 है, ध्यान रखना। सेक्शन 41 सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में सेक्शन मेंशन है बहुत क्लियरली। ध्यान रखना, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने सेक्शंस भी मेंशन करे हैं आपके साथ। और आगे चलते हैं। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोसीजर दे रखा है तो, वरना जब तक, अगर मान लो तुम चारों पार्टनर हो और तुम चाहते हैं, चारों पार्टनर चाहते हैं कि पांडे जी को निकाला जाए, जब तक पांडे जी की मर्जी नहीं होगी उन्हें निकाल नहीं सकते आप। अंगद की तरह पैर जमा के, चैप्टर फंडामेंटल में पढ़ा था हमने। विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टनर नोबडी कैन बी इन्वॉल्व, नोबडी कैन बी थ्रोन आउट। हाँ लेकिन लेकिन, हाँ ये तुमने बड़ा बढ़िया पॉइंट रेज करा।
इस पॉइंट पर आगे की एक्सप्लेनेशन है, जरा ध्यान से समझना। हाँ जी, याद करने पड़ेंगे। सुनो, बिना पार्टनर की कंसेंट के उसे निकाल भी नहीं सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। आइए जरा चलते हैं। अब जब कोई सी, जैसे मान लिया जाए चार पार्टनर बैठे हैं। पांडे जी क्या करते हैं, मान लो इनका बिजनेस गारमेंट का है, इन्हें और गांधीनगर में बिजनेस है। तो अनन्या पांडे ने क्या करा, करोल बाग में भी गारमेंट का बिजनेस खोल लिया, सरोजिनी नगर में भी खोल दिया, लाजपत नगर में भी खोल दिया। पार्टनर कह रहे हैं भाई बंद कर दे, ये क्या तरीका करने का, कहता नहीं हम तो करेंगे, जिसे जो करना है कर लो। हाँ इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल, ब्रांच नहीं है, कोई कोई फ्रेंचाइज अपना खोल दिया। अब ऐसे में क्या कर रहे हो आप, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा रहे हो और अपने पार्टनर्स को नुकसान दे रहे हो। फिर आपको निकालना चाहे आप निकाल नहीं सकते, आप कहते हैं चौड़े में बोलते हैं निकालो, जिस दिन हमें निकाल लो। ऐसे में इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आती है, वो पढ़ेंगे आप। बोलिए। तब भी भाई पार्टनरशिप का सिंपल सा फंडा है, अगर ये पार्टनर एग्री करते हैं तो आप उनके सामने वाली दुकान खोल लो, क्या परेशानी है। लेकिन अग्रीमेंट नहीं है, अगर ये एग्री, पांडे बोले कि मुझे सामने वाली दुकान में गारमेंट का बिजनेस खोलना है, तुम लोग तैयार हो, सबने कहा हाँ तैयार है, तो क्या परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन है तो यू कांट डू दैट। फिर भी आप कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो ना। ऐसे में बाकी पार्टनर क्या कहें, दफा हमारी फर्म से, कहता है निकाल लो, मैं तो नहीं जाता। तो फिर इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आएगा अब यहाँ पर। कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ आपको, आगे बढ़े थोड़ा सा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन इज फाइन। नंबर 3, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज 42। अब जरा समझना, एक लाइन बड़ी बड़ी डार्क में लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर। अगर पार्टनरशिप डीड ने नहीं प्रोवाइड कर रखा तो कोई परेशानी नहीं है, बिजनेस बंद नहीं होगा। देखिए, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। आपने पार्टनरशिप बनाई 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद 4 साल खत्म हो गया। अब किसी बच्चे ने बोला था ना कि सर 4 साल खत्म हो गए तो बिजनेस तो बंद हो जाना चाहिए, या बिजनेस तो चलता है फिर भी। समझिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि 4 साल के बाद हम बिजनेस भी बंद करेंगे और पार्टनरशिप भी बंद करेंगे। तो भाई बिजनेस भी बंद होगा और पार्टनरशिप भी बंद होगा। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा था कि 4 साल के बाद बिजनेस बंद करना, तो नहीं करेंगे बंद, हम एग्रीमेंट को रिन्यू कर देंगे फिर। लेकिन अगर डीड में कैटेगोरी के लिए लिखा हुआ है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स बिजनेस विल ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, तो बिजनेस बंद है। लिखा ना, इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर। अगर पार्टनरशिप डीड में है तब, नहीं है तब नहीं होगा। और आगे चलें। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ। एक या एक से ज्यादा वेंचर, वेंचर मतलब एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटीज, वो पूरी हो जाए, पार्टनरशिप बोलती है कि बिजनेस बंद होना है तो बंद हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप बोले तो देखो, ये जितनी भी कंडीशन है ये रूटीन केस में बिजनेस बंद थोड़ी करती हैं। बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, बिजनेस थोड़ी खत्म हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो खत्म होगा। इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर, तब। नंबर सी, डेथ ऑफ अ पार्टनर। भाई अभी हमने पढ़ा था, पार्टनर की डेथ से बिजनेस थोड़ी बंद होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है कि इफ डेथ ऑफ पार्टनर हैपेंस बिजनेस विल कम्स ऑटोमेटिकली टू एन एंड, तो फिर बिजनेस बंद होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पार्टनरशिप खत्म होगी और रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर, पता बच्चे क्या करते हैं गलती में, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी सेक्शन 42। ठीक है, और ऊपर वो लाइन नहीं दे रखी, कौन सी, इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर, ये लाइन नहीं लिखते हैं वो। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो जो नीचे के चारों ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर, पढ़ो तो सही नोट्स में। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे ना, अगर ये लाइन नहीं है तो नीचे के चारों ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है उनमें। लेकिन अगर ये लाइन है तो तब ये चारों ऑप्शन जो होंगे एसेंशियली क्या होगा, बिजनेस बंद होगा। और देखिए आगे, बाय एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। भाई एक पार्टनर के इंसॉल्वेंसी थोड़ी बिजनेस बंद हो रहा है। चार पार्टनर हैं, 3 पार्टनर सॉल्वेंट हैं, एक इंसॉल्वेंट होगा तो बिजनेस थोड़ी बंद होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, 4 पार्टनर थे, 3 इंस्टॉलमेंट होगा तो बिजनेस बंद होगा ना। यहाँ क्या है, एक इंस्टॉलमेंट हुआ, 3 सॉल्वेंट है, तब बिजनेस थोड़ी बंद होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप कहती है कि एक भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो बिजनेस बंद होगा, तो होगा, सेक्शन 42 कहता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा।
अब आया विद इंटरवेंशन बाय कोर्ट। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा मजेदार है, समझना। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट सेक्शन 44 है, और क्या लिखा हुआ है, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर। अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, समझना। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, और इस लाइन का मतलब समझिएगा। देखिए कैसे। द कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू बी डिसॉल्व ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड व्हेन अ पार्टनर बिकेम इनसेन। इनसेन किसे कहते हैं बताऊं? जैसे पगल हो जाए, लूनेटिक हो जाए। किसे कहते हैं लूनेटिक, जानते हैं? अरे, एक हॉलीवुड की मूवी आई थी जिसमें एक बंदा क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, मास्क नहीं होता वो, वुल्फ होता है, वुल्फ। जैसी ही चांद आता है, वो लड़का हीरो जो होता है वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वुल्वरीन थे क्या, क्या था वो? हाँ, वेम्पायर थी सीरीज का था। हाँ हाँ। तो लूनेटिक पता है किसे कहते हैं? लूनेटिक, जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती, जैसे जैसे चंद्रमा पूरा पूरा होता जाता है ना, बंदे का पागलपन बढ़ता चला जाता है, इनसेन है। तो जिस दिन फुल मून हो, करो डील साइन, तुम्हारे तुम्हारे कपड़े ही फाड़ेगा, खुद के कपड़े ही फाड़ेगा वो। ठीक है। मतलब अगर कोई पार्टनर इनसेन हो जाए। अच्छा सुनो यार, चार पार्टनर थे, एक पागल हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन सुनो, तीन पार्टनर कहते हैं, तीन पार्टनर हैं, चौथा पार्टनर पागल हो चुका है, बाकी के तीन कहते हैं चलो यार काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा के दिन तो पागल होता है, उस दिन कमरे में बंद कर लेंगे, बाकी दिन अच्छे से काम करता है। तो पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं होगा बिजनेस। लेकिन एक पार्टनर पांडे कहते नोच खाएगा मुझे तो ये, बंद करो बिजनेस। बाकी कहते हैं यार रहने दे, बीवी परिवार बच्चे हैं इसका, बाकी नहीं मानते हैं। पांडे कोर्ट चली जाती है कि ये लूनेटिक है, बिजनेस बंद करो। उसे कहते हैं इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। समझ रहे हैं भाई? अगर एक पार्टनर पागल हो गया, मेंटली अनस्टेबल हुआ, तो ठीक है भाई, बैठाओ ना उसको, खिलाओ उसको, पिलाओ उसको, उसका प्रॉफिट का शेयर दीजिए, एथिक्स को फॉलो कर, बिजनेस एथिक्स में ना। लेकिन अगर आप में से कोई एक पार्टनर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, पागल के साथ बिजनेस नहीं करना है, और बाकी कहते हैं नहीं नहीं हम तो करेंगे, तो क्या करोगे? होगा ना कंट्रोवर्सी। तो एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, एनी वन पार्टनर गोज टू कोर्ट ऑफ लॉ और कंप्लेन करता है, माई बाप पागल को पार्टनर बना रखा है। ठीक है। चंद्रमा जिस दिन फुल मून पे होता है, फुल मून जिस दिन होता है, खाने को दौड़ता है, हमें ये, बिजनेस बंद करो, मुझे नहीं चलाना। अदरवाइज, एज पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या पड़ा था, जब तक सब लोग एग्री नहीं होते हैं तब तक बिजनेस बंद नहीं होगा। और जो पागल है वो तो अनस्टेबल है, वो एग्री डिसएग्री की पोजीशन में नहीं है, तो भाई बिजनेस कैसे बंद होगा? इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है। ले भाई, फुल मून में हियरिंग करवा ले, जज के कपड़े बांटते हो जाएगा प्रूफ। अरे मेडिकल बोर्ड बैठता है बेवकूफ, किसी को प्रूव कैसे करना है? पागल, हिंदी फिल्में नहीं देखते आप? एक उल्टी पुल्टी हरकतें करके जज के सामने बेवकूफ बना देते हैं उसे। नहीं नहीं। हाँ हाँ। तो डोंट कंसिडर माई चॉइसेस यार। ठीक है। तो देखिए, व्हेन अ पार्टनर बिकेम इनसेन, और कोई एक पार्टनर कोर्ट में मुकदमा कर दे कि भैया ये तो पागल हो चुका है, अब हमें बिजनेस नहीं चलाना है, कोर्ट इसको डिसॉल्व करिए। टेक्निकलिटी समझिए, तीन में से चौथा पागल हुआ, और उसकी कंसेंट के बिना आप फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, और वो कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है। ये क्या हुआ, मान लो तीन पार्टनर थे, चौथा पार्टनर वसूली करने गया, फिर पिट के आ गया, और कोमा में चला गया। अब एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर तो चलाओगे, 5 साल से कोमा में पड़ा है, और बिजनेस नुकसान में जा रहा है, आप बंद करना चाहते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि उसकी मर्जी के बिन हम कहेंगे भाई या तो उठ जा या उठ ही जा, कुछ तो कर, बिजनेस बंद होना है। नहीं हो रहा बिजनेस बंद, यू विल गो टू कोर्ट, जज साहब ना तो ये उठता है ना ये उठता है, अब बिजनेस बंद करो, क्या करेंगे? हाउ विल यू कंटिन्यू? तो इस टेक्निकल परेशानी में क्या करना पड़ता है, कोर्ट के पास जाना पड़ता है। कोर्ट को आप दिखाएंगे कि कोमा में पड़ा है, बिजनेस बंद हो रहा है, या पागल हो चुका है, मेडिकल डॉक्यूमेंट देंगे, कोर्ट देन पास एन ऑर्डर कि चलो भाई बिजनेस बंद। ये है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। लेकिन अगर कोई पार्टनर कोर्ट नहीं जाएगा तो बिजनेस बंद नहीं होगा। लिखा है ना, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर जाना चाहिए कोर्ट में। मैं कोर्ट को सपना थोड़ी है जज साहब को कि
कहा कि नोएडा के किसी सेक्टर में एक पार्टनर 5 साल से कोमा में है, ना उठता है ना उठता है। कोर्ट कोर्ट को क्या पता, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। When a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, ठीक है, लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, गूंगा हो गया, बहरा, अंधा, कुछ भी हो गया, ठीक है, हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो, वो दीवारों में साइन कर देता है, नहीं है केपेबल। बड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है। सारे सीक्रेट जाके क्या करता है, मार्केट में बताता है, हल्ला मचाता है, इतना लोन, इतना पैसा, नहीं कर सकते ऐसा, केपेबल नहीं है अपनी ड्यूटी को। सुनो, नहीं फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। इंसेन मेडिकली हो गया ना, नहीं नहीं, सुनो मैं बताता हूँ। ये इनकेपेबल का मतलब बताता हूँ मैं कैसे हो गया। इंसेन में तो पागल ही हो गया। इंसेन में पागल हो गया। यहाँ क्या हुआ कि बंदा ठाकुर बन गया, शोले का, शोले का ठाकुर, साइन ही नहीं कर पा, जीव से साइन करेगा क्या, कैसे करेगा, नहीं कर सकता। हाँ, अबे हाथ ही नहीं है, शोले का ठाकुर है। पैर की अंगूठी को कोई नहीं मानता बेवकूफ, नहीं मानते। थंब इंप्रेशन बोला जाता है, अंगूठा इंप्रेशन थोड़ी बोला जाता है पैर का। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी पार्टनर बोलते हैं कि भाई, मैंने बोला ना, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, क्यों नहीं कर सकता। बंदे की मुंडी कटा है, बिंदास वो भी चलाएगा, क्या दिक्कत है, उसकी मूर्ति रख के बिजनेस चलाइए। समझिए, तीन पार्टनर, एक पार्टनर मेडिकली इनकेपेबल है, दिमाग के अलावा शरीर से, ठीक है, हैंडीकैप टाइप का हो गया, तो ठीक है, आप चलाइए बिजनेस, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन अगर एक पार्टनर कोर्ट में जाता है कि ये हैंडीकैप है, मुझे इसकी जगह मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस बंद करिए, तब कोर्ट सुनेगा ना आपकी। मैं मजाक मजाक में थोड़ा बोल रहा था, लेट्स कम टू द पॉइंट। नहीं नहीं ठीक है, पार्टनर पगल हो जाए, नंबर दो, इनकेपेबल हो जाए ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बंदा इनकेपेबल कैसे हो जाता है, जैसे मान लिया शुक्ला जी हैं, ठीक है, शुक्ला इन पाकिस्तान चली गई, और शुक्ला यहाँ रो रहा है उसकी याद में, बाकी पार्टनर कहते हैं बिजनेस कर ले, ध्यान दे ले, जब शुक्ला आएगी तब बिजनेस करेंगे, तो ही इज नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। अब ये इंसेन भी नहीं है, ठीक है, प्रेम के पास में बंधे हुए हैं बस, जिस दिन शुक्ला आएंगी उस दिन एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन तब तक तो नुकसान हो रहा है ना। कम टू द पॉइंट। when a partner is guilty of misconduct when a partner is guilty of misconduct which is likely to adverse the effect of the business। अब हमने पांडे जी का एग्जांपल लिया था, बिजनेस खोल रही हैं, कंपटीशन दे रही हैं, और जब हम बोलते हैं बंद करो तो कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे। तो वैसे हम बाकी पार्टनर क्या करेंगे, जब तक इसकी कंसर्न नहीं होती निकाल नहीं सकते उसको, तो उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा कि देखो माई बाप, ये नुकसान भी कर रही है, कंपटीशन भी चला रही है, इसे निकालो। तब कोर्ट बोलेगा हाँ, एंड ये प्रूफ देते हैं, वीडियो बना के देते हैं कोर्ट को, फोटो खींच के देते हैं कोर्ट को, पूरे जासूस लगा के देते हैं। अच्छा, हाउ विल यू प्रूव कि शी इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, शी इज जस्ट नॉट डूइंग एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कैसे प्रूव करोगे बताओ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस, वीडियो एविडेंसेस, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा होगा क्या, पांडे वस्त्र भंडार खोल रखा है कहां पर, करोल बाग में, करेंगे ना ऐसा। आ जाइए आ जाइए। नंबर नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बार बार एग्रीमेंट तोड़ता है, हम बोलते हैं भाई मत करो, अगली बार नहीं करूंगा, फिर तोड़ देता है, तो उससे बाकी पार्टनर को दिक्कत होगी ना। तो अगर उनमें से कोई एक पार्टनर जो कि क्या है, एग्रीव्ड पार्टी है, कोर्ट जाती है, लुक, कोर्ट को बता दे कि ये जो पार्टनर है ये बार बार क्या करता है, एग्रीमेंट तोड़ता है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देते हैं, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में पार्ट एंड पास एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द बिजनेस। और आगे चलते हैं। व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, ठीक है जी, प्रणय बोलते हैं कि मैं बहुत बुरा हो चला हूं, अब मैं ना अपना सारा, मेरा, मेरी जगह मेरा बेटा आएगा पार्टनरशिप में, और आपने पढ़ा था फंडामेंटल में, बाकी पार्टनर कहते हैं नहीं तू है तो ठीक है, तेरा बेटा तो खुराफाती नितिन है,
वो तो उड़ा देगा हमारे बिजनेस को, हमें नहीं चाहिए तेरा बेटा। ये कहता है भाई मैंने तो विल बना दिए, मेरे सारे बिजनेस सारी एक्टिविटी कौन हैंडल करेगा, मेरा पुत्र हैंडल करेगा। कह रहे तेरा पुत्र तू संभाल भैया, हम तो नहीं बुलाते पार्टनरशिप में। अब क्या होगा? एट द सूट ऑफ एनी पार्टनर कोर्ट विल एन ऑर्डर कि भाई बिजनेस क्या करो, बंद करो। समझ रहे कंडीशन? इन रूटीन में बिजनेस बंद होने वाली कंडीशन नहीं है। तीन पार्टनर हैं, पार्टनर कहते हैं कि चलो ऐसा करो, इसके बेटे को पार्टनर बना लो, रिकॉन्सिलिएशन हो गया, बिजनेस बंद थोड़ी हो रहा है, पार्टनरशिप बंद हो रही है, चल जाएगा बिजनेस। लेकिन जब एक पार्टनर कहता है कि नहीं भाई मैं तो नहीं चाहता इसके बेटे को, नहीं आएगा वो, ये कहता आएगा, तो क्या करेंगे फिर आप? कोर्ट जाएंगे आप। ठीक है। व्हेन अ बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट इन अ लॉस। चार पार्टनर हैं, तीन पार्टनर करोड़पति हैं, एक पार्टनर बेचारा क्या एवरेज है, बिजनेस लॉस में चल रहा है। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। चार, बिजनेस लॉस में चल रहा है, भयंकर लॉस में बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर, बाकी तीन पार्टनर कहते हैं क्या फर्क पड़ रहा है यार, छोटा मोटा नुकसान है झेलते रहो। उस बेचारे की गृहस्थी पे बंसाई है, ना उसका घर चल रहा ना परिवार चल रहा है। कहता है भाई बंद कर दो इस बिजनेस को। कहता है अच्छा तुम्हें मालूम है जब तक सबकी कंसर्न नहीं होगी बिजनेस बंद नहीं होगा। क्या करेगा वो बेचारा? कोर्ट जाएगा ना। तो ये कंडीशन है, चलाने को तो चला लो आप, लेकिन बोला ना ऊपर एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, जब तक कोई पार्टनर कोर्ट नहीं जाएगा कोर्ट विल नॉट इंटरवीन। और लास्ट में क्या बोला है? व्हेन ऑन एनी ग्राउंड कोर्ट रिगार्ड्स डिसोल्यूशन इज टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल। कोई भी ऐसा ग्राउंड जो किसी पार्टनर ने बोल दे कि माई बाप अब ये बिजनेस जो है ये नहीं चलना चाहिए, ये राष्ट्र हित में नहीं है, या कुछ भी है एंटी सोशल है, इलीगल वीगल कुछ भी है, तब कोर्ट ऑर्डर देगा बिजनेस बंद करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विदाउट इंटरवेंशन, विद इंटरवेंशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट, इसलिए मैंने थोड़ा मजाक में बोला, लेकिन आई जस्ट कम्युनिकेटेड टू यू। लेकिन वो लाइन जरूर से ध्यान रखना, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सो डिक्लेयर्ड, वैसी वाली कंडीशन। और एक छोटा सा पार्ट और वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में डिफरेंस है ये वाला। और सुनो, इस पर वन मार्कर क्वेश्चन भी कभी आए और लिखा हुआ आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो भी बेस ऑफ डिफरेंस लिखना है एग्जाम में। इवन इफ द डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, फिर भी लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखना है आपको, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है, चाहे क्वेश्चन में हो चाहे ना हो। और टेबुलर फॉर्म में लिखना है डिफरेंस हमेशा। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, भाई पार्टनरशिप में बिजनेस बंद नहीं होता, उसमें बिजनेस बंद हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? एसेट्स बिकती हैं और लायबिलिटी पे ऑफ होती हैं। कोर्ट का इंटरवेंशन, कोर्ट डज नॉट इंटरवीन। रिकॉन्सिलिएशन में कोर्ट थोड़ी इंटरवीन करता है, कोर्ट का इंटरवेंशन कहाँ होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप गॉट चेंज्ड, यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विल कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाता है। और क्लोजर ऑफ बुक्स, यहाँ बुक्स क्लोज नहीं होती है, कंटिन्यू, देखा ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट नहीं बनती है, यहाँ बुक्स क्लोज हो जाती हैं। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ खत्म हुआ। अब ये जो सेक्शन 48 है, 48(1), 48(b), ये सब सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली ना सेक्शन 49, 47, ये सेक्शन जो है ये आपके नई एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट आते हैं। 37 एक आता है, और ये 48, 49 दो आएंगे आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। इनका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, और फिर प्रैक्टिकल पोर्शंस को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़िए ढंग से, अगली क्लास तक शायद मैं आपको नोट्स दे दूं। ठीक है, अच्छा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके बाय।